हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम के कुछ चुनिंदा सवाल लेकर फिर से मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। बहुत दिनों से डिमांड था कि नंबर सिस्टम से और नए नए सवाल लेकर आ जाए, तो आज हम देखने वाले हैं कुछ बेहतरीन सवाल जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। वही सवाल रहेगा जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं आज के सवाल। कुछ काफी दिन छुट्टी में भी गुजर गया है ना, और उसके बाद से आज क्लास बहुत दिनों बाद। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। ध्यान से देखिएगा क्या बोलना चाह रहा है। सवाल को पहले ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। हमारा आज का सवाल है कि नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प को चुनकर आपको क्या करना था, बताना था। एक कथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है। क्लियर है? तो पहला हम देखेंगे कि कथन क्या बोलना चाह रहा है। कथन ये है कि 100 और 1000 के बीच किसी संख्या में से उस संख्या के अंकों के योग को घटाने पर वह हमेशा 3 से विभाजित होता है। तो सबसे पहला सवाल ये तो होना चाहिए कि भाई क्या मेरा ये कथन सही है। तो मैंने कहा कि मैं 100 और 1000 के बीच, मतलब मुझे 100 से बड़ा अंक लेना पड़ेगा, ठीक है, और 1000 से छोटा अंक लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच के अंक की बात कर रहा है। क्लियर है दोस्तों? तो मैंने कहा कि 100 से बड़ा और 1000 से कम लेना ही है, तो मैं 100 से एक बड़ा ले लेता हूं। वो ले लेता हूं मैं 101। ध्यान से देखना, ठीक है। अब 101 में अंकों कौन कौन से है? 1, 0 और 1 है। इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि हमारा कथन वही बोला गया है कि 100 और 1000 के बीच किसी संख्या में से कोई भी संख्या उठाए। जैसे मैंने 101 उठा लिया, जो 100 और 1000 के बीच के अंक है। क्लियर दोस्तों? उस संख्या के अंकों के योग को, अब जो संख्या उठाया हूं मैं 101, इस संख्या के अंकों के योग कितना होगा? तो आप कहोगे 1 + 0 + 1 कितना हो गया? 1, 0, 1 को, तीनों को यदि हम जोड़ देंगे, 1 को, 0 को और 1 को, तो कितना होगा जोड़ने पर? तो आप कहोगे भाई 2 होगा। ठीक। उस योग को यदि मान लो संख्या से घटा दिया जाए, तो मैंने कहा 2 को मान लो घटा देता हूं कि 101 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा भाई? आप कहोगे 99 बच जाएगा। क्लियर है दोस्तों? एक दूसरा अंक देख लेते हैं हम। मान लो 502 ले लेते हैं, या मान लेते हैं कि भाई चलो 501 ले लेते हैं। क्लियर है? अब 500 में 1 में अंकों का योग क्या क्या होगा? तो 5 + 0 + 1 कितना हो गया? तो आप कहोगे 6। 5 और 1, 6 को घटाने पर कितना होगा? तो मैंने कहा 501 में से 6 को घटाने पर बच जाएगा आपके पास 495 बच जाएगा। यही बचेगा भाई। और कोई संख्या हो तो मैंने कहा 999 ले लेते हैं, या कोई बहुत बड़ा अंक हो जा रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 900 को ले लेते हैं। चलेगा? 900 ले लेते हैं, जो 1000 और 100 के बीच के अंक है। क्लियर है? अब इसके अंकों के योग को देखेंगे कि केवल 9 है, तो 9 को घटाने पर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 891 हो जाएगा। क्लियर है भाई? ये हमने 3 रिजल्ट अपने हिसाब से निकाल लिए। अब हमको चेक ये करना है कि क्या वह 3 से विभाजित होगा। तो मैंने कहा कि 9 और 9 को जोड़ने पर ये वाला जो टोटल अंक है 9 और 9 कितना हो गया? 18 हो गया। इसको जोड़कर देखेंगे 4, 5, 9, 9, ये भी 18 हो गया। इसको जोड़ेंगे 8 और 1, 9, 9 और 9 कितना हो गया? ये भी 18। मतलब सभी जितने भी रिजल्ट आ रहा है उन सभी का योग कितना आ रहा है दोस्तों? 18 आ रहा है। 18 आने का मतलब ये है कि वो 9 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। मानते हो आप? तो भाई हमारे 3 के भाज्यता का नियम ये कहता है कि सभी अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो 9 से भाज्य, तो 3 से भाज्य होता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा कथन है एकदम करेक्ट है। अब हमारे पास कारण दिया गया है, ऐसे संख्या 9 से भाज्य होता है। बिल्कुल सही बात है। हमने जितने भी रिजल्ट देखे उन सभी रिजल्टों में सम कितना है उन अंकों का? तो 18, 18 और 9 के भाज्यता का नियम ये कहता है कि सभी अंकों का योग यदि 9 से कट जाता है तो 9 से डेफिनेटली क्या होगा? कटेगा ही। सिंपल सी बात है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा कारण भी एकदम करेक्ट होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि जो संख्या 9 से कटेगा उसको डेफिनेटली 3 से कटना अनिवार्य होगा, क्योंकि 9 का जैसे 3 बात करें तो 3 9 के मल्टीपल में आता है ना भाई? 3 3 9। अतः हम कह सकते हैं कि मेरा कारण भी क्या होगा? करेक्ट होगा। तो मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, कथन और कारण दोनों यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरा एकदम सटीक होगा। दरअसल इस डेटा के हिसाब से हम देखें तो 1000 और 100 के बीच के कोई भी अंक उठाएं और उनके अंकों को जोड़कर घटाते तो हमेशा 9 से भाज्य होते। ये अपने दिमाग में फिट रखना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर।
n के किस मान के लिए संख्या 10 की पावर n प्लस 1 में अंकों का योग 2 होता है बोला गया है। हमको यह बोला गया है कि मान लो 10 की पावर n रखें प्लस 1 जोड़े तो इसका सम हमेशा कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब n का आप कौन सी वैल्यू रखोगे ये पूछा गया है हमसे दोस्तों। तो पहला हमारे पास कथन यह है कि केवल n की वैल्यू यदि मान लो 0 रख दिया जाए तो मैंने कहा यदि मैं 10 की वैल्यू मान लो n का मान 0 रखता हूं तो पावर इतना करना पड़ेगा 0 प्लस 1। अब आपको पता है कि 10 की पावर 0 मतलब कोई भी अंक के ऊपर यदि 0 का पावर हो जाता है उसका मतलब उसका मान 1 होता है। तो 1 प्लस 1 इसका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो सही है। फिर हम बात करते हैं किसी भी पूर्ण संख्या के लिए, है ना, पूर्ण संख्या n के लिए बोला गया है। अब कोई भी हम मान लो पूर्ण संख्या ले लेते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली कोई भी संख्या, है ना भाई। ये संख्या हमारे पास पूर्ण संख्या कहलाएगा। 0 1 2 3 इस प्रकार से यदि संख्या अनंत तक जाए तो इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मान लो 10 की पावर मान लो मैं 2 रख देता हूं प्लस 1 करके देखेंगे तो आप कहोगे 10 की पावर 100 प्लस 1। अब सभी अंकों को जोड़ने पर इसका सम भी किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 0 कितना होगा टोटल 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये कथन भी हमारे पास लगभग सही है। केवल किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या के लिए, हाँ भाई एक सवाल है कि क्या हमारे पास हम इंटेजर यूज कर सकते थे, क्या हम निगेटिव का अंक रख सकते हैं, n की वैल्यू मान लो -2 रख देंगे तो क्या पॉसिबल है, नहीं। निगेटिव रखने से हमारे पास वो डाटा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए गलत हो जाएगा। और जहां तक बात n की पावर 0 के लिए, ये भी हमारे पास गलत होगा। गलत होने का कारण क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द आया है केवल, यहाँ पर एक शब्द आया है, ध्यान समझना, केवल। केवल वो केवल कहने का मतलब ये है कि केवल इस प्रकार से इंडिकेट कर रहा है कि n की वैल्यू में 0 के सिवाय कोई और अंक नहीं रख सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि मैं 2 रखता हूं तो भी तो मेरा मान 2 आ रहा है भाई, आ रहा है कि नहीं। 3 भी रखूंगा तो भी मेरा सम 2 ही आएगा। अतः मैं ये तो नहीं कह सकता कि केवल n की वैल्यू 0 रखने पर ये पॉसिबल है। इस आधार पर हमारे पास के वाला कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किसी भी पूर्ण संख्या के लिए ये कह सकते हैं कि भाई कोई भी पूर्ण संख्या हो लेकिन वो पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक ही होता है, तो हम 0 1 2 3 अनंत तक के संख्या रखेंगे तो ये पॉसिबल है। तो ये कथन हमारे पास एकदम क्या है दोस्तों, सही है। किसी भी वास्तविक संख्या n के लिए, अब वास्तविक संख्या में क्या होता है, जितने भी आपके पास भिन्नात्मक अंक वाले आते हैं वो भी वास्तविक संख्या कहलाते हैं। अंडर रूट भी आपके पास वास्तविक संख्या है। तो क्या मैं किसी भी 10 के ऊपर अंडर रूट 2 के पावर रख दूंगा प्लस 1 करूंगा तो इसका सम क्या 2 आएगा, तो मैं कह सकता हूं ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेरा n वाला कथन भी क्या होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन सही होगा, केवल n वाला, किसी भी पूर्ण संख्या n के लिए ये पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एकदम राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है भाई, ये मान लो कि एग्जाम में छपे गई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्पेशल जानकारी ये है कि कई बार बताते हुए कि हमारे, है ना, क्लास द्वारा ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट, है ना, टेस्ट सीरीज दोनों उपलब्ध है आपको। ठीक है, हमारे एंड्रॉइड ऐप का नाम है सीजी मैपोलॉजी, इसमें आप ऑनलाइन कोर्स परचेस कर सकते हो, साथ में आप कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। और जहां तक जानकारी है कि यदि मान लो आपको कंप्लीट मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर का क्लासेस परचेस करना है तो इसके प्राइस हम लोगों ने रखे हैं मात्र 349 रुपए। इस प्राइस पर आपको मिल जाएगा। क्लियर है, और पीडीएफ के लिए आप इन नंबरों पर क्या कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो, जो व्हाट्सएप के जरिए आपको दे दिया जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये सवाल गजब का सवाल है, ये मान लो कि एग्जाम में छपेगा ही भाई, ये छपने वाला सवाल है दोस्तों, बहुत ही गजब का सवाल है। ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है सवाल। भाई किसी 3 अंक की संख्या को दोहराकर मान लो मैं 6 अंकों की संख्या जैसे XYZ, मैंने कोई 3 अंक की संख्या लिख लिया। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि मैंने मान लो ले लिया 1 2 3 1 2 3, या ये हमारे पास 1 2 अंक 3 अंक की संख्या था जिसको मैंने दोहराकर कितने अंक का बना दिया, 6 अंक का बना दिया। इस प्रकार के अनगिनत अंक हो सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। बना दिया जाए तो वह हमेशा विभाजित होगा बोला गया है। हमेशा किससे विभाजित होगा ये पूछा गया है दोस्तों। अब आपके पास कथन पहला ये है कि केवल 7 से विभाजित होगा। आपको एक चीज पता होगा
किस प्रकार की संख्या, मान लो कोई भी 3 अंक की संख्या जैसे एक्स वाई जेड, फिर मैंने मान लो इसको लिख दिया एक्स वाई जेड। इस प्रकार के 3 अंक की संख्या को दोहराकर यदि मैं 6 अंकों की संख्या बना देता हूं तो हमेशा किससे विभाजित होता है, याद रखना 1001 से, दूसरा 13 से, तीसरा 11 से और 7 से। इन संख्याओं द्वारा हमेशा क्या होता है, ये विभाजित होता है। इतना हमको पता है कि भाई 3 अंक की संख्या को दोहराकर मान लो 6 अंकों की संख्या बना दी जाए तो हमेशा 1001 से, 13 से, 11 से और 7 से विभाजित होगा। ठीक है, अब इतने डाटा हमको पता होने के बावजूद हम गलती कहां कर सकते हैं, यहां पर एक वर्ड आया है केवल। केवल कहने का मतलब यह कि एकदम स्पेसिफिक कर दिया कि 7 के अलावा किसी से नहीं कट सकता, तो ऐसा तो नहीं है भाई, वो 7 के अलावा 1001 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। तो मेरा ये कथन क्या होगा दोस्तों, एकदम गलत हो जाएगा। क्लियर है। फिर हम बात करेंगे 11 से विभाजित होगा, यहां पर केवल शब्द नहीं आया है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि एल वाला कथन मेरा करेक्ट होगा। फिर बोला गया है केवल, है ना, यहां पर क्या दिया है, केवल 1001 से विभाजित होगा। तो केवल शब्द आते ही ये स्पेसिफिक कर देता है कि 1001 के अलावा ये किसी और से नहीं कटेगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर गलत हो जाएगा। फिर लास्ट दिया गया है केवल 13, तो भाई केवल आते ही ये वर्ड हमारा कथन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई कथन सही है तो हम कहेंगे एल वाला कथन जो होगा हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। शब्दों पर भी विशेष ध्यान देना, यदि कहीं पर भी इस प्रकार के यदि मान लो आपके कथन निष्कर्ष वाले सवाल पूछे जाए और वहां पर कोई भी एक अंक को स्पेसिफिक कर दे कि केवल ओनली कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक कर रहा है कि इसके अलावा और कोई अंक नहीं हो सकता, वहां पर उसको हमेशा क्या कर देना है, आपको गलत ही ठहराना, इतना ध्यान रखना है दोस्तों। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल आज का। ये सवाल कुछ दिख नहीं रहा है क्या, क्लियर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा है ना, चलो इसको देखते हैं। ये था हमारे पास a का क्यूब और ये b का स्क्वायर, ये था a का मान 4, b का मान 8 बराबर करके है ना, कॉमा है, a का मान 8, b का मान 16, a का मान 27 और b का मान 81, ये था a का मान 64 और b का मान दिया है 512। ये बोला था कि यदि, है ना, यदि a और b धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है और a क्यूब इक्वल, है ना भाई, b स्क्वायर, तो कौन सा कथन, कौन सा युग्म संभव है बोला गया है ना, तो कौन सा युग्म संभव है। ये आपके व्यापम में पूछा गया सवाल है दोस्तों, है ना, ये व्यापम 2025 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, ये पूछा गया था कि यदि a और b धनात्मक पूर्णांक है ना, और a क्यूब बराबर b स्क्वायर है, हमेशा a क्यूब की वैल्यू b स्क्वायर के बराबर है, तो ऐसे कितने मान या कितने युग्म संभव है बोला गया है। अब मैंने कहा यदि यहाँ पर ये बोल दिया गया हमको कि भाई a क्यूब बराबर b स्क्वायर, ये दोनों यदि आपस में बराबर है, तो पहले कथन के हिसाब से यहाँ पर देखिएगा a का मान दिया गया है 4, a का मान दिया गया है तो 4, तो 4 का क्यूब बराबर b का मान दिया है 8, 8 का स्क्वायर, तो हम कहेंगे 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 8 का स्क्वायर भी होता है 64। तो मैं कह सकता हूँ ये एक युग्म है जो मेरा क्या है, यहाँ पर एकदम करेक्ट है। फिर दूसरा हमारे पास ये था के नंबर का, ध्यान से देखिएगा के नंबर में क्या है भाई, a का मान दिया गया है यहाँ पर 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 का क्यूब बराबर यहाँ पर दिया गया है 16, b का मान दिया गया है 16, तो 16 का स्क्वायर। अब 8 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे भाई 512 और 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो मैंने कहा 256, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला जो युग्म है मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम गलत हो जाएगा। तो के वाला जो होगा गलत हो जाएगा। ए की बात करें, अब ये अंग बड़े बड़े हो गए, ध्यान समझना, यहाँ पर ए का मान 27 और यहाँ पर बी का मान 81 दे दिया गया है। अब क्या ये पॉसिबल है, तो मैंने कहा ध्यान समझना, यदि इस टाइप के सवाल आए और आपको क्यूब बड़े बड़े अंकों का ना पता हो तब हम क्या करेंगे, तो मैंने कहा यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है a का क्यूब बराबर b का स्क्वायर बोला गया है। क्लियर दोस्तों,
तो मैंने कहा a का क्यूब मतलब यहाँ पर मैं 27 को 3 बार लिख सकता हूँ क्या, 27 गुणित 27 गुणित 27, ध्यान समझना मेरी बात, बराबर b का मान कितना दिया गया है 81, मतलब 81 को मुझे कितने बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो मैंने कहा 81 गुणित 81। अब ध्यान समझना, 81 को यदि मैं तोड़ना चाहूं तो 27 गुणा 3 में तोड़ सकता हूं, एक बार फिर तोड़ दूंगा 27 गुणा 3। अब मैंने कहा कि 27 तो 2 बार हो गए मेरे पास, 27 गुणा और ये 3 और 3 का गुणा होगा तो 3 3 9, यहाँ पर 3 बार 27 है भाई, इधर 2 बार 27 और एक 9 है, तो मैं कह सकता हूँ ये एल वाला कथन भी मेरा क्या होगा, गलत हो जाएगा। आए समझ में। अब हमारे पास बच गया एक है, वो है 64 और 512। ध्यान समझना, एक दिया गया है ए का मान 64 और बी का मान दे रखा है 512। ध्यान समझना दोस्तों, ठीक है। अब मैंने कहा कि ए का क्यूब यदि करना है तो मैं कहूंगा कि भाई 64 गुणा 64 गुणा 64 लिख सकते हैं। वही 512 को हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि इस बार बी का स्क्वायर करना है, तो 512 गुणित 512। अब ध्यान समझना आप, यदि मान लो मैं 512 को लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूँ 64 गुणा 8, फिर एक 512 को लिख सकता हूं मैं 64 गुणा 8। तब आप कहोगे 64 को मैं 2 बार लिख सकता हूँ, 64 एक 64 ये और दूसरा 64 ये। और अब हमारे पास 8 और 8 का गुणा करेंगे तो और इतना कितना हो गया, 64 हो गया, 8 ही 8 ही। तो मैंने कहा इस साइड मेरे पास 3 64 और इस साइड भी मेरे पास 3 64, मतलब ये वैल्यू भी क्या होगा मेरा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट जो कथन है युग्म है, सही है। मतलब कौन सा, जे और एम है कहीं पर, जे और एम, ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल बनते हैं और बनते आ रहे हैं, क्लियर। तो आपको हमेशा क्या रहना है, एक्टिव रहना, कि यदि ऐसे सवाल आए तो इन सवालों को कैसे आसानी से आप बना पाओ, क्लियर है। ये सवाल गजब के सवाल है, ये मान लो कि एग्जाम में छपेगा यार, ठीक है, ये एग्जाम में छपने वाला सवाल है। अब सवाल क्या बोला गया है, दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। सभी संख्याएं 2 से विभाज्य है और सभी संख्याएं 3 से विभाज्य है, ये हमारे पास कथन है। तो मैंने कहा हमारे पास भाज्यता का नियम एक ऐसा नियम है, 6 का नियम, 6 का नियम, और 6 का भाज्यता का नियम ये कहता है कि इस नियम में 2 और 3 इन दोनों का नियम क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। दोनों का नियम क्या करना चाहिए, फॉलो होना चाहिए, तब तो संख्या 6 से क्या होता है, भाज्य होता है। इसी को डायरेक्ट कथन के रूप में दे दिया गया है। अब निष्कर्ष हमारे पास देखिएगा, पहला निष्कर्ष क्या है कि भाई सभी संख्या 6 से भाज्य है। हमने अभी देखे कि जो संख्या 2 और 3 दोनों के नियमों को फॉलो कर ले वो संख्या हमेशा 6 से क्या होता है दोस्तों, विभाजित हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं निष्कर्ष एक मेरा क्या है, करेक्ट है। सभी संख्या 4 से भाज्य है। अब 4 से भाज्यता का नियम ये कहता है कि अंतिम 2 अंक यदि 4 से कटे तब तो कटेगा, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि अंतिम के 4 अंक कट जाए? क्या हम 2 और 3 के नियम के अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि अंतिम के 2 अंक 4 से ही कटेगा? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कई अंक हो सकते हैं और कई अंक नहीं भी हो सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो निष्कर्ष है मेरा एकदम करेक्ट तो नहीं होगा। तो यहाँ पर निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष एक जो होगा दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एकदम राइट आंसर होगा। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल। फिर नीचे दिए गए कथन और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनकर बताना है। अब हमारे पास एक अंक दिया गया है 1 गुणा 3 गुणा 5 7 9 और कहां तक किया गया है भाई, 99 तक में शून्यों की संख्या शून्य या 0 होगा बोला गया है। अब शून्य तभी प्राप्त होता है जब कोई सम संख्या का गुणा 5 के साथ हो, ये हमारे पास कारण दिए गए हैं। अब सवाल में ये बोला गया है दोस्तों, मान लो मैं 1 से लेकर विषम संख्याओं जैसे 99 तक दिया गया है, इन सभी संख्याओं का मान लो आपस में गुणा कर दिया जाए। यदि आप गुणा कर देते हो 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 करके इस प्रकार से आप 99 तक के, तो लास्ट जो रिजल्ट आएगा आपके पास, कुछ भी अंक आएगा तो लास्ट में कितने 0 आ सकते हैं ये पूछा गया है। तो भाई हमको पता है कि जब भी विषम संख्या का इस प्रकार गुणा करेंगे तो हमको 0 नहीं मिलेगा, अतः 0 की संख्या क्या होगा, टोटल 0 होगा, एक भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। तो इस आधार पर ये जो कथन है मेरा एकदम क्या है, करेक्ट है। अब कारण को ध्यान से देखना, शून्य तभी प्राप्त होता है जब कोई सम और
5 का गुणा हो। अब हम कोई भी सम संख्या ले ले 2 और एक 5, यदि इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि ये एकदम करेक्ट है। तो ये क्या सवाल है कि क्या विषम संख्या और 5 का गुणा करने पर 0 प्राप्त नहीं होता? जैसे मैंने कहा कि विषम संख्या मेरे पास क्या है, 3 है। अब 3 का गुणा मान लो मैं 5 के साथ करूंगा तो क्या मुझे इकाई अंक पर 0 प्राप्त होगा? तो आप कहोगे 3 5 15, इकाई अंक पर 0 प्राप्त नहीं होगा, बल्कि इतना मान लो कि जब भी किसी भी सम संख्या का गुणा 5 के साथ होता है तो इकाई अंक पर हमेशा 5 होता है, और जब भी किसी सम संख्या का गुणा 5 के साथ होता है तो इकाई अंक पर हमेशा 0 होता है। अतः मैं कह सकता हूं कि कथन भी सही है और कारण भी उसकी सही तरीका से व्याख्या करता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, ये एकदम क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, 2 अंकों की एक संख्या और उन दोनों अंकों को आपस में अदल बदल देने से बनी संख्या के संदर्भ में सही कथन को चुनकर आपको बताना है। अब जैसे मैंने कहा, मैंने देखा कि एक संख्या है 12, इसको उल्टा करके लिख दिया मैंने 21। एक संख्या ले लिया, चलो मैंने कहा 13, उसको उल्टा करके लिख दिया 31। एक संख्या ले लिया मैंने 41, उल्टा करके लिख दिया चलो मान लो 14। ये मैंने 3 संख्या ले लिया अपने हिसाब से, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई 12 और 9 में है ना, मान लो इन दोनों को। अब कथन क्या है, संख्या का अंतर हमेशा 9 से विभाजित होता है, पहला कथन। तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास मूल संख्या और ये बदली हुई संख्या, इन दोनों में अंतर करेंगे तो मैंने कहा 21 में 12 घटाने पर कितना आता है, 9 आया। आगे चेक करते हैं, ये मूल संख्या 13 और 31 दोनों में अंतर करेंगे तो कितने का अंतर हो गया, तो 13, 31 में 13 घटाएंगे तो आ गया 18। क्लियर है भाई? उसी प्रकार 41 और 14 में अंतर करेंगे तो अंतर कितने का हो गया, तो मैंने कहा ये हो गया हमारे पास 27 का। अब यहाँ पर निगेटिव मत सोचना, मैं सिर्फ अंतर कर रहा हूँ, निगेटिव में आएगा पॉजिटिव में, ये चेक नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है दोस्तों? तो आप एक चीज तो नोट किए कि जब भी मैंने अंतर किया, अंक, मूल अंक और उसके बदले हुए अंक, तो अंतर जो आया वो 9 के मल्टीपल में आया। जैसे 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। तो मैं कह सकता हूं कि संख्या का अंतर जो होगा हमेशा 9 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो के वाला कथन मेरा क्या है, करेक्ट है। फिर दूसरा कथन यह है कि संख्या का योग हमेशा 11 से विभाजित होता है। अब हम देखते हैं भाई, योग करके देख लेते हैं, है ना। अब योग करेंगे, 12 और 21 को जोड़ने पर कितना हो गया, मैंने कहा 33 हो गया। 13 और 31 को जोड़ने पर 44 हो गया, है ना। 41 और 14 को जोड़ने पर 55 हो गया। तो आप क्या कह सकते हो, 33, 44 और 55, है ना। इन संख्या, मूल संख्या और उसके पलटे हुए अंक को जोड़ने पर किस किस प्रकार के अंक देखने को मिला, 33, 44 और 55, और ये सभी के सभी अंक 11 के मल्टीपल है। तो मैं कह सकता हूं कि संख्या का योग हमेशा 11 से विभाजित होगा। तो एल कथन भी मेरा क्या होगा दोस्तों, एकदम करेक्ट होगा। अब संख्या का गुणनफल हमेशा 143 से विभाजित होगा। मान लो इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया जाए, ये बोला गया है कि 12 गुणित 21, है ना भाई। तो मैंने कहा 21 दूनी 42 की 2 हाथ के 4, 21 कम 21 4 कितना होता है 25। 252 को 143 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा भाई, है ना। 143 दूनी 286 होता है, 252 है, तो ये कथन जो होगा एकदम गलत हो जाएगा। क्लियर है? अंतर संख्याओं के बीच के अंक के अंतर को 9 से गुणा करने पर प्राप्त होता है, बोला गया है। ये जो भी अंक प्राप्त हुआ है, जैसे 9, 18 और 27, ये जो भी अंतर प्राप्त हुआ है, क्या ये अंतर इन संख्याओं के अंतर को 9 से गुणा करने पर प्राप्त हुआ है, ये बोलना चाह रहा है। तो मैंने कहा भाई 12 में 1 और 2 के बीच अंतर कितने का है, तो 1 और 2 में 1 का अंतर है। 1 में 9 का गुणा किया गया, 9 एकम 9, ठीक है। 1 और 3 में अंतर कितने का है, 2 का। अब 9 में 2 का गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, ये भी ठीक है। 4 और 1 में अंतर 3 का, और 3 का गुणा 9 के साथ करेंगे तो 9 3 27, ये भी सही है। तो ये कथन एल मतलब लास्ट वाला जो कथन होगा एन, ये भी क्या होगा दोस्तों, मेरा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं के एल और एन, के एल और एन, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर होगा। और ये मान लो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट सवाल है, ध्यान समझना। क्या बोला गया है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो अंडर रूट n है, ठीक है भाई। मान लो n एक कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है, 1 से लेकर अनंत तक, और उसको अंडर रूट में रखते हैं मान लो, तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगा। क्या हमेशा एक प्राकृतिक संख्या रहेगा?
मैंने कहा चलो भाई ठीक है, यदि मैं ये कहूं आपसे है ना, जैसे मैंने कहा अंडर 5 है और 5 n की वैल्यू कितना है 5, ये प्राकृतिक संख्या है। अब मान लो मैं अंडर रूट लगा दूं, अंडर रूट n, अब मान लो यहाँ पर लगा दिया अंडर रूट 5, तो क्या ये मेरे लिए प्राकृतिक संख्या? तो आप कहोगे जी ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर वो संख्या होता है जो 1 से प्रारंभ होकर जिसके ऊपर अंडर रूट ना आए, उन संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5 हमारे पास प्राकृतिक संख्या नहीं होता, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि के वाला जो कथन होगा गलत हो जाएगा। फिर हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। परिमेय संख्या मतलब जिसको हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, उन संख्याओं को क्या बोला जाता है? परिमेय संख्या बोला जाता है ना, उन संख्याओं को क्या बोला जाता है? परिमेय संख्या बोला जाता है। अब मान लो आप कहोगे कि n की वैल्यू मान लो 1 रख दिया जाए तो अंडर रूट n की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 1, और 1 के ऊपर मान लो अंडर रूट लगाएंगे तो इसका मान 1, और 1 की कुछ नहीं मतलब नीचे में 1 लगाकर इसको परिमेय संख्या बनाया जा सकता है। लेकिन ये केवल कुछ ही संख्याओं के लिए पॉसिबल हो सकता है जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, इनको आप अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हो। लेकिन अभी जैसे मैंने अंडर रूट 5 कहा, तो अंडर रूट 5 को आप भिन्न के रूप में कैसे लिखोगे? इसको आप नहीं लिख सकते, तो ये वाला कथन भी क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा? गलत हो जाएगा। हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है भाई? जिनको हम भिन्न के रूप में बदल नहीं सकते। जैसे अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल है आपके पास अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, है ना। ये संख्या क्या है हमारे पास? अपरिमेय संख्या की श्रेणी में शामिल है ना, इरेशनल नंबर जिसको बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि मैं बात करूं अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 4 की वैल्यू तो आपके पास 2 होता है, तो 2 मेरे पास क्या है? ये परिमेय संख्या है। फिर परिमेय संख्या मान लो, प्राकृतिक संख्या मान लो, या सम संख्या मान लो, पूर्ण संख्या मान लो, तो मैं कह सकता हूं कि हमेशा, देखो यहाँ पर एक शब्द आया ऑलवेज, हमेशा तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, कभी कभार हो सकता है। इस आधार पर ये वाला कथन भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। अब हमारे पास n कथन है, कभी प्राकृतिक व कभी अपरिमेय। हाँ, अब हम कह सकते हैं भाई, जैसे ये हमारे पास अपरिमेय संख्या है, लेकिन मान लो अंडर रूट 4 हो जाए तो ये कभी प्राकृतिक संख्या के रूप में भी प्राप्त हो सकता है। जैसे 2 हमारे पास प्राकृतिक संख्या है, लेकिन अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 ये अपरिमेय संख्या है। तो मैं कह सकता हूँ ये कभी कभी पॉसिबल हो सकता है, हमेशा नहीं। कभी प्राकृतिक भी बन सकता है और कभी अपरिमेय भी बन सकता है। तो इस आधार पर कह सकते कि जो n वाला कथन है एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन जो होगा केवल n, ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और आज से आपको हर दिन 7 और 8 बजे के बीच मैथ्स का क्लास देखने को मिलेगा, तो कंटिन्यू बने रहिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और एग्जाम भी अब ज्यादा दूर नहीं है, आप लगभग 1 मंथ का समय और बच गया है, तो तैयारी भी आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है। क्लियर है दोस्तों? तो मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।